हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन नंबर 261 से 280 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 261। 261 में पूछा गया है डीजल साइकिल एफिशिएंसी इज मैक्सिमम व्हेन द कट ऑफ रेशियो इज। तो डीजल साइकिल की जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम कब होगी, इसके बारे में पूछा गया है। तो हम जानते हैं डीजल साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है, ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ रेशियो के बारे में पूछा गया है कि कट ऑफ रेशियो कितना होना चाहिए कि इसकी जो एफिशिएंसी है मैक्सिमम हो। तो यहाँ पे जो रो है, रो हमारा क्या है, कट ऑफ रेशियो है। तो यहाँ से देख सकते हैं कट ऑफ रेशियो डिक्रीज है। जब कट ऑफ रेशियो को हम डिक्रीज करते हैं तो थर्मल एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन, अगर हम कट ऑफ रेशियो रो की वैल्यू कितनी रख दें, 0 पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ नीचे ये भी 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, -1 अपॉन में -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1। तो ये जो एफिशिएंसी बचेगी हमारी वो कितनी बचेगी, इतनी बचेगी, और ये हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। अगर हम कट ऑफ रेशियो की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये एफिशिएंसी निकल के आती है और ये हमारी क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 262। इसमें पूछा गया है द प्रेशर रेशियो इन केस ऑफ बेल कॉलीमन साइकिल इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो ये आपको याद रखना है, जो प्रेशर रेशियो होता है वो 10 से 15 के बीच में रहता है, किसके लिए, बेल कॉलीमन साइकिल के लिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 263। इसमें पूछा गया है स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेस। तो स्टर्लिंग साइकिल में कौन सी प्रोसेस होती हैं, स्टर्लिंग साइकिल के बारे में हम लास्ट लेक्चर्स में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होती है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये हमारा स्टर्लिंग साइकिल है। तो इसमें देखिए ये हमारा पीवी डायग्राम है। पीवी डायग्राम में ये जो प्रोसेस है वो हमारी दोनों कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, और ये दोनों प्रोसेस हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये 4 प्रोसेस होती हैं, इसके अंदर 2 आइसोथर्मल होती हैं और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं। 263 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम। 264 में पूछा गया है एटकिंसन गैस इंजन हैज़ अ स्पेशल फीचर दैट। तो एटकिंसन जो गैस इंजन है, एटकिंसन गैस इंजन मतलब एटकिंसन साइकिल की बात कर रहा है यहाँ पे। तो एटकिंसन साइकिल में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो यहाँ ये वाला जो साइकिल है ये हमारा ऑटो साइकिल है। तो ऑटो साइकिल के अंदर जो एक्सपेंशन हो रहा है, ये हमारा एक्सपेंशन हो रहा है इसके अंदर। तो इस एक्सपेंशन को हम क्या करते हैं, फर्दर एक्सपेंड करते हैं जब तक कि इसका प्रेशर इनिशियल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो ये 3 to 4 एक्सपेंशन हो रहा है ऑटो साइकिल के अंदर, इसी को हम क्या कर रहे हैं, फर्दर एक्सपेंड करा रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है वो हमारा कहाँ आ गया, इनिशियल प्रेशर के बराबर आ जाता है। तो इससे क्या होता है, जो वर्क आउटपुट है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन आर ऑफ इक्वल स्ट्रोक लेंथ। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इज ऑन ए शॉर्ट स्ट्रोक एंड द एक्सपेंशन ऑन लॉन्गर स्ट्रोक। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हम लॉन्गर स्ट्रोक में कर रहे हैं और आइसेंट्रोपिक शॉर्ट स्ट्रोक में कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट 265। द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ एन एरिक्सन साइकिल विद परफेक्ट रीजनरेशन एंड ऑपरेटिंग बिटवीन 2 गिवन टेम्परेचर लिमिट्स इज। तो अगर एरिक्सन साइकिल परफेक्ट रीजनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, एरिक्सन साइकिल के अंदर अगर परफेक्ट रीजनरेशन किया जा रहा है तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो किसके बराबर होती है, कार्नोट साइकिल के बराबर, ठीक है, इक्वल टू कार्नोट साइकिल। तो इसके अंदर जो रीजनरेशन होता है वो किस तरीके से होता है, देखते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिए ये रीजनरेटर लगा हुआ है हमारा यहाँ पे। तो इसके अंदर ये कंप्रेसर है और ये टरबाइन हो गया। तो इसके अंदर अगर हम देखते हैं, यहाँ से टरबाइन है, टरबाइन से जो एग्जॉस्ट गैसेज निकलती हैं, यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेज निकल रही हैं उसको हम कहाँ से पास करा रहे हैं, इस रीजनरेटर से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रीजनरेटर से पास कर रहे हैं।
तो रीजनरेटर से पास करेंगे और यहाँ से जो कंप्रेसर से जो गैस निकल रही है, कंप्रेसर से जो गैस निकलेगी वो उसको भी हम कहाँ से पास करा रहे हैं, रीजनरेटर से। तो यहाँ इस टरबाइन के अंदर जो गैस निकल रही है, यहाँ से जो गैस एग्जॉस्ट हो रही है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो यहाँ से जो हाई टेम्परेचर वाली लाइन ये हो गई और ये लो टेम्परेचर वाली लाइन हो गई। तो यहाँ से हीट हमारी क्या हो रही है, इसके अंदर एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, जिससे जब हम हीट सप्लाई देते हैं तो वो जो हीट सप्लाई है वो कम हो जाती है। अब जब हम इस प्रकार से परफेक्ट रीजनरेशन करते हैं तो इस कंडीशन में जो एफिशिएंसी होगी वो किसके बराबर होगी, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसके अंदर करते हैं, इसी प्रकार से रीजनरेशन हम किसके अंदर करेंगे, स्टर्लिंग साइकिल के अंदर, ठीक है, स्टर्लिंग। इसी प्रकार का जो परफेक्ट रीजनरेशन है अगर स्टर्लिंग साइकिल के अंदर करेंगे, उसके अंदर भी क्या करेंगे, इसी प्रकार से डायग्राम बनेगा हमारा। यहाँ पे कंप्रेसर रहेगा और यहाँ पे टरबाइन रहेगा और ये रीजनरेटर रहेगा। तो यहाँ टरबाइन से जो एग्जॉस्ट गैसें निकल रही हैं उनको हम रीजनरेटर से पास कराएंगे और जो कंप्रेसर से निकल रही है गैसें उसको भी रीजनरेटर से पास कराते हैं। तो वहाँ पर रीजनरेटर के अंदर क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है और जिसके कारण जो कंप्रेसर से गैस आ रही है उसका टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो जाता है और इस प्रकार से जो रीजनरेशन होता है उसके कारण जो एफिशिएंसी होगी वो किसके बराबर हो जाती है, कार्नोट साइकिल के बराबर। इसलिए स्टर्लिंग और एरिक्सन साइकिल दोनों की जो एफिशिएंसी होती है वो किसके बराबर होती है, कार्नोट साइकिल के बराबर, क्योंकि इसके अंदर क्या किया जाता है, एक परफेक्ट रीजनरेशन किया जाता है। परफेक्ट रीजनरेशन किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से। और एक हमने देखा था ब्रेटन साइकिल के अंदर, ब्रेटन साइकिल के अंदर अलग अरेंजमेंट किया गया था रीजनरेशन के लिए, वो हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। एरिक्सन साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल दोनों की एफिशिएंसी किसके बराबर होगी, कार्नोट साइकिल के बराबर। तो यहाँ पे पूछा गया है आइडियल एफिशिएंसी ऑफ एरिक्सन साइकिल, तो वो किसके बराबर हो जाएगी हमारी, इक्वल टू कार्नोट साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266, इसमें पूछा गया है इन अ कार्नोट इंजन व्हेन द वर्किंग सब्सटेंस रिजेक्ट्स इट्स हीट टू सिंक द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो यहाँ पे इस तरीके से बोल रहा है, ये हमारा हॉट रिजर्वायर हो गया, ये हीट इंजन हो गया और ये लो टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से ये हीट इंजन की बात कर रहा है तो यहाँ से हमें वर्क डन मिलेगा और यहाँ पे ये Q1 हो गया और ये Q2 हीट रिजेक्ट होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ से हीट इंजन से जो हीट रिजेक्ट हो रही है उसको हम किसके अंदर भेज रहे हैं, सिंक के अंदर। ये हमारा सिंक हो गया और ये हो गया सोर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा सोर्स। तो सिंक और सोर्स क्या होते हैं, ये हमारे दोनों थर्मल रिजर्वायर होते हैं। क्या होते हैं, थर्मल रिजर्वायर, ठीक है। तो थर्मल रिजर्वायर ऐसे थर्मल रिजर्वायर होते हैं जिनमें से अगर हम टेम्परेचर या हीट को एक्सट्रैक्ट करें या इसके अंदर हीट हम देंगे तो इससे इसके टेम्परेचर पर, इस थर्मल रिजर्वायर के टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर हम हीट इंजन से जो हीट रिजेक्ट हो रही है उस हीट रिजेक्टेड को हम किसके अंदर भेज रहे हैं, सिंक के अंदर भेज रहे हैं, तो उसके टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स सेम। तो उसका जो टेम्परेचर है सिंक का वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 267, इसमें पूछा गया है द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ जूल साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर लिमिट्स इज। तो यहाँ पे बात कर रहा है जूल साइकिल की एफिशिएंसी के बारे में कि जूल साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो किसके बराबर होगी। तो ये हम जानते हैं जो कार्नोट साइकिल है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है, 100% होती है, क्योंकि ये हमारा साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल होता है। और कार्नोट साइकिल का यूज हमेशा किसके लिए किया जाता है, कंपैरिजन के लिए। दूसरे साइकिल की एफिशिएंसी को कंपेयर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कार्नोट साइकिल का यूज करते हैं। तो कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल, इसलिए कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी वो बाकी के सभी इंजन से ज़्यादा होती है। इससे पहले हमने एरिक्सन और स्टर्लिंग साइकिल दोनों की बात करी थी। अगर उसके अंदर हम परफेक्ट रीजनरेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है,
परफेक्ट रीजनरेशन यूज कर रहे हैं तब उस ये दोनों साइकिल की एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहा है जूल साइकिल की, लेकिन जूल साइकिल की ऑपरेटिंग बिटवीन द गिवन टेम्परेचर लिमिट, भले टेम्परेचर लिमिट क्या हो, सेम हो, कार्नोट साइकिल की बराबर हो, लेकिन एफिशिएंसी हमेशा कार्नोट साइकिल की ज़्यादा होगी। तो जूल साइकिल की जो एफिशिएंसी होगी कार्नोट साइकिल से कम होगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 268, द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टर्लिंग साइकिल विद परफेक्ट रीजनरेशन एंड ऑपरेटिंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर लिमिट्स इज। तो स्टर्लिंग साइकिल की एफिशिएंसी किसके बराबर होती है, कार्नोट साइकिल की, तो इक्वल टू कार्नोट साइकिल, क्योंकि इसके अंदर परफेक्ट रीजनरेशन यूज करते हैं हम। रीजनरेशन कैसे यूज करते हैं वो देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 269, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग साइकिल। तो रीजनरेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है स्टर्लिंग एंड एरिक्सन साइकिल में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 270, ए बेल कॉलीमन साइकिल इज अ रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल। तो जो बेल कॉलीमन साइकिल होता है वो क्या होता है, रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल के बराबर होता है। ठीक है, ये भी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है 271, एरिक्सन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेस। तो एरिक्सन साइकिल में हम लोगों ने देखा कौन सी प्रोसेस होती है, 4, 2 आइसोथर्मल होती हैं और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये एरिक्सन साइकिल हो गया, यहाँ पे ये पीवी डायग्राम बना हुआ है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई, ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और ये आइसोथर्मल लाइन हो गई। तो यहाँ पे 2 आइसोथर्मल होती हैं और 2 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर्स। नेक्स्ट है 272, ए पेट्रोल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन। तो पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करता है, हमारा ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। पेट्रोल इंजन हमेशा किसके ऊपर वर्क करता है, ऑटो साइकिल के ऊपर। तो ऑटो साइकिल का जो पीवी डायग्राम है वो क्या होता है, इस तरीके से देख सकते हैं हम। तो पीवी डायग्राम, इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन होता है। इस तरीके से हमारा पीवी डायग्राम बनता है। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 इस तरीके से होता है। तो इसके अंदर क्या है, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हैं और 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं। तो जो हीट एडिशन होता है वो हमारा यहाँ पे होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, और हीट रिजेक्शन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। ठीक है, तो हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन दोनों कहाँ पे हो रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहते हैं। तो पेट्रोल इंजन हमारा ऑटो साइकिल पर वर्क करता है, तो ऑटो साइकिल जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 273, ए डीजल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन। यहाँ पे डीजल इंजन के बारे में देखते हैं। तो डीजल इंजन में पीवी डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इसके अंदर क्या होती है, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन होती है और ये यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन होती है। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो जो हीट एडिशन हो रहा है इसके अंदर वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, और जो हीट रिजेक्शन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। ठीक है, तो अपन किससे देखते हैं कि हीट एडिशन हमारा कहाँ पे हो रहा है, हीट एडिशन इसके अंदर कहाँ पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर, जहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, और ये दोनों जो प्रोसेस हैं वो कौन सी हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हैं। तो हीट एडिशन इसके अंदर कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। अगर इसके अंदर हम हाई प्रेशर की बात करेंगे तो हाई प्रेशर में कौन सा थियोरेटिकल साइकिल होगा, मिक्स्ड साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो डीजल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, थियोरेटिकली किस पे वर्क करता है, ये कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। ठीक है, तो ये डीजल साइकिल हमारा कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल इंजन थियोरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, तो हाई स्पीड डीजल इंजन किस पे वर्क करते हैं, हमारे मिक्स्ड साइकिल पर वर्क करते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। जो मिक्स्ड साइकिल होता है वो कौन सा होता है, हमारा डुअल साइकिल होता है। तो डुअल साइकिल में पीवी डायग्राम हमारा किस तरीके से बनता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, ये कांस्टेंट प्रेशर हो गया, और ये इस तरीके से यहाँ पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो जो हीट एडिशन हो रहा है हमारा दोनों जगह होता है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है और ये कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है। तो ये हमारा जो साइकिल है वो कौन सा कहलाता है, मिक्स्ड साइकिल कहलाता है, इस डुअल साइकिल कहते हैं। तो जब हम हाई स्पीड
डीजल इंजन की बात करेंगे तो इसके अंदर डुअल साइकिल या मिक्स्ड साइकिल यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 275, द कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन वर्क्स ऑन। तो कांस्टेंट प्रेशर गैस टरबाइन हमारा किस पर वर्क करता है? ब्रेटन साइकिल पर। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसका किस पे वर्क करेगा? ये ब्रेटन साइकिल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 276, अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसी कोई भी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो क्या करे, हीट इंजन की तरह वर्क करे और एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट को रिसीव करे और कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस न करे, उस हीट को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करे? नेट अमाउंट ऑफ वर्क में। इस तरीके से, तो इस तरीके की डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहता है। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है? यहाँ पे ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो सिंगल थर्मल रिजर्वायर के साथ हीट को रिसीव कर रही है और किस में वर्क करती है? साइकिल में वर्क कर रही है। तो जो हीट रिसीव कर रहे हैं वो उसको नेट अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विच ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड रिसीव्स ए गिवन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर बॉडी एंड डज इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क। तो इस तरीके की डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। किसके अकॉर्डिंग? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 277, इसमें पूछा गया है ए स्टीम नोजल कन्वर्ट्स। तो स्टीम नोजल हमारा किस तरीके से वर्क करता है? ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा स्टीम नोजल है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगर हमारी स्टीम यहाँ से फ्लो कर रही है इस तरीके से और यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो H1 है, यहाँ पे एंथैल्पी क्या होगी? H2। तो यहाँ पे क्या होता है? ये इसकी डायमीटर हमारी डिक्रीज हो रही है। ये जो डायमीटर है डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कम होगी और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी के अंदर क्या होती है? हीट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीम का यूज कर रहे हैं, स्टीम नोजल है ये। तो इसके अंदर जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी के एक्सपेंस पर क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? इंक्रीज करती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है मतलब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है। इसलिए यहाँ पे जो v1 वेलोसिटी है वो कम होती है और यहाँ पे v2 वेलोसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एंथैल्पी कम हो रही है मतलब जो हीट है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या होता है? जो हीट एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 278, विच इज ट्रू स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जितने भी स्टेटमेंट हैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द हीट एनर्जी टू फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा? ये हाई टेम्परेचर हो गया, ये हीट पंप या हीट रेफ्रिजरेटर हो गया, यहाँ से लो टेम्परेचर हो गया। यहाँ से हम लो टेम्परेचर से हीट को ले रहे हैं और हाई टेम्परेचर की ओर सेंड कर रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ये किसके अकॉर्डिंग होता है? क्लॉसियस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा अगर अपन इसके अंदर वर्क इनपुट नहीं दे रहे हैं। ये स्पॉन्टेनियसली हमारी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो ये हमारा सेकंड लॉ है। तो इट इज फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट परपीचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकेंड काइंड। तो जो परपीचुअल मोशन मशीन होती हैं, परपीचुअल मोशन मशीन कैसी होती हैं? हाइपोथेटिकल मशीन होती हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच वाइल ऑपरेटिंग इन अ साइकिल प्रोड्यूसेस नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर एंड डू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये हमारा कौन सा स्टेटमेंट है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये सही है, ऐसी डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है।
नेक्स्ट है डी, इसमें क्या है, कार्नोट इंजन एज कंपेयर टू ऑल इंजन्स ऑपरेटिंग बिटवीन गिवन टू टेम्परेचर लिमिट्स इज द मोस्ट एफिशिएंट। तो कार्नोट इंजन हमारा क्या होता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ऑल ऑफ द एबव। सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 279, अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस which operates in a cycle and produces no effect other than the transfer of heat from colder body to hotter body। ठीक है, यही होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। यहाँ पे इस तरीके से ये लो टेम्परेचर हो गया, ये हो गया लो टेम्परेचर, इसको सिंक कहते हैं। और ये हो गया सोर्स, जिसको कहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो यहाँ से हीट हमने रिसीव की। अगर इसमें कोई वर्क नहीं दिया जा रहा है तो ऐसा इम्पॉसिबल है, मतलब लो टेम्परेचर से हम हीट को रिसीव करें और हाई टेम्परेचर की ओर भेजें विदाउट एनी वर्क इनपुट। ठीक है, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो ये हमारा क्या कहता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 280, इसमें पूछा गया है, अंडर व्हाट कंडीशन इट इज़ पॉसिबल दैट द हीट बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम हॉट सोर्स एज वेल एट कोल्ड सोर्स एंड पॉजिटिव वर्क बी डन। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर क्या कह रहा है, ये यहाँ पे ये हॉट सोर्स हो गया, यहाँ से हमारा एक इंजन हो गया और यहाँ से ये लो टेम्परेचर हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, ये हॉट सोर्स से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और कोल्ड सोर्स से भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये लो टेम्परेचर हो गया और ये हाई टेम्परेचर हो गया। ठीक है, तो ये लो टेम्परेचर से भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है और हाई टेम्परेचर से भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें कितना वर्क आउटपुट मिलेगा हमें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ से हीट को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ हीट हमारी रिजेक्ट होगी, सम अमाउंट ऑफ वर्क हमें मिलेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।